एक इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर्स मिस्टर सैलमन से बात कर रहे हैं, जो कि जाइंट मैमथ किलिंग के सोल सर्वाइवर हैं, जो दुनिया को हिला देने वाली थी। मिस्टर सैलमन कहते हैं कि वो बीस्ट एक ऑर्डिनरी मैमथ नहीं था और उसके साइज के हिसाब से कोई और स्पीशीज उस मैमथ का सामना नहीं कर सकती। अगर यही सिचुएशन ऐसे ही 2 साल तक चली तो 90% रिजर्व रेगिस्तान बन जाएगा। हर्बीवोरस और कार्निवोरस भी विलुप्त हो सकते हैं। लेकिन अपने शब्दों को बंद करते हुए वो कहते हैं कि आर्मी ने उस मैमथ को मारने के लिए कोई बुलेट वेस्ट नहीं की। रिपोर्टर्स तुरंत उनकी स्टेटमेंट को रिफ्यूज कर देते हैं और सोचते हैं कि वो बस कहानी गढ़ रहे हैं। ये सुनकर सैलमन चुपचाप चले जाते हैं बिना रिपोर्टर्स को एक और शब्द कहे। घर लौटने पर उनका एक लौता सुकून है उनका बेटा, जो अब भी अपने फादर की कहानी को सच मानता है। वो अपने बेटे को बताते हैं कि उस आदमी ने कैसे उस जाइंट मैमथ को हराया। दूसरी तरफ उस आदमी का बेटा सुबह मेंटिस को पकड़कर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा था। उसी सुबह एक लड़का अपने फ्रेंड के चैलेंज की वजह से हाई स्कूल के अंदर अकेला घुस जाता है और स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के को चैलेंज करता है। अंदर जाके 3 बदमाशों को देखकर वो मुंह बनाता है, अपनी पॉकेट से चाकू निकालता है और उनसे फाइट की डिमांड करता है, जिस पर वो 3 हंसने लग जाते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के से मिलने की डिमांड करता है तो वो तीनों सीरियस हो जाते हैं। स्कूल के बाद पुलिस उससे पूछते हैं कि क्या उसका काम हो गया। लड़का कहता है कि ट्रायो ने उसे कहा है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लड़के से टामा रिवर पर मिले, अगर प्रॉमिस तोड़ा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। शाम को टामा रिवर पे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का आता है जिसका नाम है बाकी। बाकी धीरे धीरे लड़के की तरफ आता है। लड़का फिर से चाकू निकाल लेता है, लेकिन बाकी के ओवरवेलमिंग प्रेशर के नीचे वो लड़का रियलाइज करता है कि बाकी छोटा है जितना उसने सोचा था। लेकिन जैसे ही बाकी अपना आउटवेयर निकालता है, उसके हार्ड मसल को देखकर लड़का शॉक हो जाता है और बाकी इस फाइट को इतना सीरियस लेता है कि लड़का समझता है कि ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक बैटल मॉन्यूमेंट है। बाकी अचानक गायब होता है, लड़के के साइड पे आ जाता है और उसके बट पे स्लैप करता है, जिससे लड़का रिवर में गिर जाता है। ये लड़के का पहला शौक था और इसने उसके अपराधी बनने के सपने को तोड़ दिया। लेकिन फिर बाकी उससे हैंडशेक करता है और कहता है अब हम दोस्त हैं। वो लड़के को कहता है कि उसे पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका एक दोस्त है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी वक्त कैप्टन स्ट्राइडम बाकी से मिलने आता है और कहता है कि उसके फादर ने जो मैमथ मारा था वो उसके फादर का अपने बेटे को चैलेंज भेजना था। बाकी कहता है कि ये बस एक नॉर्मल फादर सन झगड़ा है, लेकिन कैप्टन स्ट्राइडम कहता है कि ये लड़ाई 2 कंट्रीज के वॉर से जुड़ी हुई है। वो गुस्से में चला जाता और उस रात लड़का बाकी से पूछता है कि वो ट्रेनिंग के लिए किसे ढूंढेगा जब उसे दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से लड़ना है। बाकी कहता है कि वो खुद अपने रैंडम ओपोनेंट को क्रिएट करेगा। फिर वो शैडो बॉक्सिंग की टेक्निक से ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, जो बॉक्सर्स की बेसिक टेक्निक है। लेकिन बाकी इसे नए लेवल पे ले जाता है। वो अपने सामने एक शैडो बॉक्सिंग डोल क्रिएट करता है, जिसे देखकर लड़के को ऐसा लगता है कि बाकी के सामने आयरन मैन माइकल है, जो वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन है। इसी वक्त बाकी एक रियल फाइटर की तरफ फाइट करता है और नॉकआउट हो जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। फिर बाकी माइकल को नेक पे जेंटल किक मारता है और फाइट खत्म कर देता है। वहाँ खड़े लड़के हक्के बक्के रह जाते हैं और पूछते हैं कि बाकी को स्क्रैच कैसे लग गया शैडो बॉक्सिंग के प्रैक्टिस के दौरान। बाकी उन्हें कहता है कि अपने हाथों में एप्रीकोट्स इमेजिन करो, जिससे उनके मुंह में पानी आने लगता है। ये ब्रेन को स्टिमुलेट करने का तरीका है, जिससे कुछ भी रियल लगने लगता है। फिर जूमी बाकी के साथ उसके घर जाता है और रास्ते में जूमी देखता है ड्रॉइंग्स और इंस्क्रिप्शंस जो बाकी को इंसल्ट कर रहे होते हैं। ये उन लोगों के काम थे जो उसे हरा नहीं पाए, इसलिए अपना गुस्सा इस तरह निकाल रहे थे। उस स्ट्रीट के एंड पे बाकी का घर होता है। घर लौटने के बाद बाकी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करता है, शाम की ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है और कहता है कि आज का उसका वर्दी अपोनेंट इस बेसमेंट के स्पेस में ही है। जब वो बेसमेंट में जाते हैं, बाकी कहता है कि उसका अपोनेंट जो बियर, टाइगर, लॉयन और इवन मैमथ से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो उसके सामने है। इतना कहते ही बाकी वॉल पे जा पटकता है और जूमी रियलाइज करता है कि बाकी का अपोनेंट इस वक्त एक मेंटस है जो ग्लास बॉक्स के अंदर है। बाकी मानता है कि इंसेक्ट्स सोलो कॉम्बैट के स्पेशलिस्ट होते हैं। स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में एक बीटल की स्ट्रेंथ ऐसे है जैसे जूमी को 200 केजी का आदमी स्कूल तक उठा के ले जाना पड़े, और एक पिस्सू की जंपिंग पावर वैसे है जैसे एक इंसान 10 मंजिल के ऊपर जंप कर जाए। इस बीच मेंटस एक वॉरियर है, कॉम्बैट अडेप्ट और टॉप क्लास क्रिएचर है। बाकी अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके 100 किलोग्राम के मेंटस की कल्पना करना चाहता है। लड़ाई शुरू होती है और बाकी सीधा आके शूट करता है, लेकिन मेंटस की काउंटर से वो सीधा पीछे गिर जाता है, जो सरप्राइज यूज करता है। उसके सामने का मेंटिस धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और दोनों साइड एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब बाकी मेंटिस की ग्रिप में फंस चुका है और हिल भी नहीं सकता। मेंटिस उसे वॉल पे फेंक देता है। इस वक्त जूमी बाकी के शैडो बॉक्सिंग मूव्स को एक फैनेटिकल वे में देख रहा होता है और धीरे धीरे उसे बाकी का ओपोनेंट दिखाई देने लगता है। देखो, वो एक 100 किलोग्राम का मेंटिस है। चाहे बाकी के फादर ने एक जायंट मैमथ को हरा दिया हो, लेकिन अगर वो एक इंसेक्ट के साइज का होता तो उसकी फाइटिंग पावर सिर्फ एक कैटरपिलर के बराबर होती। जबकि बाकी के सामने का मेंटिस एक अडेप्ट वॉरियर है
बाकी ऊपर जंप करता है मेंटिस की गर्दन को लॉक करने के लिए, लेकिन पता नहीं कहां से मेंटिस अपने क्लॉज से बाकी को नीचे खींच लेता है। बाकी उसके फेस पे किक करता है और एस्केप करने के बाद मेंटिस को अटैक करने के लिए उकसाता है, लेकिन जब वो उसके क्लॉज को तोड़ने की कोशिश करता है मेंटिस उसे आगे फेंक देता है, जिससे बाकी का सर टेबल से टकरा जाता है। फिर भी बाकी फाइट कंटिन्यू रखता है और मेंटिस के मूव्स को वन बाय वन एनालाइज करता है। वो उसकी गर्दन के नीचे एक वीक पॉइंट नोटिस करता है। एक बार एक मॉन्क हंगर स्ट्राइक पे था और उसने देखा कि एक छोटा सा स्पैरो एक मेंटिस से फाइट कर रहा था, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो छोटा सा इंसेक्ट उस स्पैरो को हरा देता है। तब से मॉन्क ने मेंटिस के मूव्स को फॉलो किया और एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक क्रिएट की जिसका नाम रखा टोरोकेन। बाकी टोरोकेन का यूज करता है मेंटिस से फाइट करने के लिए, जिसके बाद बाकी दो डिफरेंट स्पीशीज से ट्रांसफॉर्म होता है, दो स्पीशीज के बीच एक यूनिक स्टाइल के फाइट के लिए। दोनों अपना मैच कंटिन्यू रखते हैं और एंड में बाकी अपर हैंड गेन करता है। उसके अटैक्स एक्सट्रीमली एक्यूरेट होने लग जाते हैं। वो जंप करता है, मेंटिस के हेड पे हिट करता है और फाइनली उसकी गर्दन तोड़ देता है। बाकी इस फाइट का पूरा मजा लेता है और एक जबरदस्त विनर बन जाता है। वो मेंटिस जो उसने इमेजिन किया था अब भी वहीं पर है, छोटा सा एक वाइल्ड होटल के नीचे वाटरफॉल के पास। कैप्टन स्ट्राइडम यूजिरो हानमा बाकी के फादर को ढूंढने आता है। यूजिरो अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा होता है और वो 2 घंटे से वहाँ स्विम कर रहा होता है। वो वाटर से फ्लाइंग फिश की तरह निकलता है अपनी सॉलिड बॉडी के साथ। दोनों प्राइवेट रूम में बात करने जाते हैं कि कैसे बाकी ने एक 100 किलो के मेंटिस को हरा दिया। यूजिरो ये सुनकर जोर से हंसता है और सख्ती से कहता है कि ऐसे काल्पनिक बैटल्स रियल बैटल से कंपेयर नहीं किए जा सकते। आज का दिन यूएस प्रेसिडेंट की परेड का है, लेकिन अचानक कैमरास बंद हो जाते हैं और जब कैमरास वापस ऑन होते हैं तो सबको सडनली पता चलता है कि प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया है। डैश कैम के हिसाब से किडनैपर एक एशियन है जो प्रेसिडेंट को एक रेस्टोरेंट के अंदर ले गया और वो पर्सन जो प्रेसिडेंट को किडनैप करता है वो बाकी है। बाकी जानबूझकर प्रेसिडेंट को किडनैप करता है सिर्फ एक चीज मांगने के लिए कि उसे यूएस के एरिजोना स्टेट प्रिजन में डाला जाए, क्योंकि उसे पता है कि बिस्किट ओलिवर जो मसल मॉन्स्टर के नाम से फेमस है वहाँ पे डिटेन्ड है। अगर प्रेसिडेंट उसकी बात नहीं मानता तो बाकी प्रेसिडेंट को वहीं मार देता। इससे प्रेसिडेंट पैनिक कर जाता है और उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स को सिचुएशन हैंडल करने के लिए बुला लेता है। जल्दी बाकी कोर्ट में अपीयर होता है और उसे एरिजोना स्टेट प्रिजन में बंदी बनाने का ऑर्डर मिलता है, जो यूएस का हाईएस्ट डेंसिटी गार्ड प्रिजन है और यहाँ के प्रिजनर सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स वाले हैं। सभी चेक्स के बाद बाकी को प्रिजन चीफ के पास ले जाया जाता है, फिर उसे ओलिवर के रूम में ले जाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जेल के अंदर ओलिवर का कमरा एक बेहद ही महल नुमा कमरा है जहाँ कीमती वाइन का कलेक्शन होता है जो ओलिवर का है। ओलिवर वहाँ अपनी लाइफ का मजा ले रहा होता है और ओलिवर से बात करते वक्त बाकी इम्पेशेंट हो जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन ओलिवर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर बाकी सरप्राइज हो जाता है। ओलिवर कहता है कि वो बाकी को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिजनर के रूम में रहने देगा। बाकी को वापस उसके सेल में ले जाया जाता है और अचानक उसका सामना आयरन माइकल से होता है। तुम सोच रहे होगे कि वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, नहीं, वो टॉप 10 में भी नहीं है। फिर बाकी को एक और सरप्राइज मिलता है जब वो देखता है एक आदमी को जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा है उसके पास वाले बेड पे सो रहा है। बाकी सोचता है कि ये मिस्टर सेकंड होगा, लेकिन अगली सुबह वो और भी शॉक हो जाता है जब मिस्टर सेकंड कोठरी में सोता मिलता है। उसका नाम गिवारू है और वो बाहर आते ही कहता है कि एक वॉरियर सिर्फ तब लेटेगा जब वो मर चुका होगा, लेकिन बाकी भी काफी कॉन्फिडेंट है और वो गिवारू को हराकर प्रिजन का नंबर 2 बनना चाहता है। इसी वक्त वार्डन आता है और सब प्रिजनर्स को बाहर एक जगह इकट्ठे होने के लिए चिल्लाता है। वो प्रिजनर्स पे अपनी मैजेस्टी शो करते हुए ऑर्डर्स देता है, लेकिन सिर्फ गिवारू को फ्री मूवमेंट की परमिशन होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, गिवारू वार्डन से जेंटली एक सिगरेट भी ले लेता है जो बाकी को सरप्राइज कर देता है। बाकी जिस भी कैदी ने वार्डन से बात करने की कोशिश की उन्हें प्रिजन गार्ड ने पीट दिया, लेकिन गिवारू बिल्कुल फ्री है, जैसे प्रिजन में उसका ही राज हो। जब खाने का टाइम आता है गिवारू को स्पेशल मील मिलता है और वो आराम से वार्डन के पास जाके उसके न्यू गन के बारे में पूछता है जो वार्डन को पैनिक कर देता है, लेकिन पावर के साथ साथ जेलेसी भी महसूस होती है। एक बड़ा आदमी गिवारू के सामने बैठा है और वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है उसने कभी सूमो में हार नहीं देखी, जापान से लेकर अमेरिका तक। वो अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए अपने स्पून को आधा तोड़ देता है, लेकिन मिस्टर सेकंड भी स्पून को हिलाता है जिससे वो डिफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और टेबल को गिवारू के ऊपर गिरा देता है। गार्ड्स गन्स लेके आते हैं उस आदमी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन गिवारू उनमें से एक गार्ड की गन ले लेता है और उस आदमी को दे देता है और कहता है मुझे हेड पे शूट कर। जैसे ही वो आदमी ट्रिगर पुल करने ही वाला होता है गिवारू उसे एक रोज पे किक कर देता है जिससे वो पेन में चिल्लाने लगता है। वो आदमी गिवारू के फाइटिंग स्टाइल से सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए गिवारू उसके सूमो मैच के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों हॉल में जाते हैं
हैं जहाँ 3 गार्ड्स भी देखने के लिए होते हैं और प्रॉब्लम होने पर एक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। मैच स्टार्ट होता है। गिवारू सीधा डैश करता है उस आदमी को पकड़ने के लिए ताकि वो उसे उठा ना सके। फिर वो उसके कान पे एक जोर से स्लैप मारता है जिससे उसके सेंसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर गिवारू उसके कान में अपने बालों से हमला करता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तुरंत गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है फाइट कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन इस मैच में वो हार चुका है। गिवारू आराम से सिगरेट स्मोक करता हुआ चला जाता है और वो आदमी गार्ड के हाथ से मर जाता है। गिवारू अभी रूम से निकलता ही है जब उसकी नजर बाकी पे पड़ती है जो उसका वेट कर रहा होता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं जब गार्ड वहाँ आ जाता है और बाकी को हटने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन बाकी गार्ड की आयरन रोड को पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल वैसे ही डिफॉर्म कर देता है जैसे गिवारू ने स्पून को किया था। ये बाकी का मिस्टर सेकंड को चैलेंज देना था। बाकी को लॉक किया जाता है, उसके फिंगर्स बांधे जाते हैं और उसे एक प्राइवेट रूम में डाल दिया जाता है। उस रात एक ओल्ड मैन चुपके से उसके लिए ब्रेड और सूप लेकर आता है और वो बाकी को गिवारू की स्टोरी के बारे में बताता है। पता चलता है कि गिवारू साउथ अमेरिका के एक आइलैंड का प्रेसिडेंट था जिसका पॉपुलेशन अराउंड 20,000 था और वो एक पायरेट भी था जो लग्जरी बोट्स को लूटता था। लेकिन उसने रियलाइज किया कि उसका आइलैंड बहुत ही ज्यादा गरीब है और जरूरी चीजों की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए उसने अपने आइलैंड को चेंज करने का प्लान बनाया। छोटी एज से ही वो मार्शल आर्ट्स में ट्रेन था और फिर उसने अपने जूनियर्स को भी मार्शल आर्ट्स सिखाया ताकि वो वेपन्स के बिना भी अटैक्स का सामना कर सकें। एक दिन यूएस प्रेसिडेंट आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का प्लान डिस्कस कर रहा था जब एक आदमी प्रेसिडेंट के पीछे आया और गार्ड्स को वॉल के सामने खड़े होने को कहा। उसने धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ किया तो वो प्रेसिडेंट की गर्दन तोड़ देगा। वो आदमी एक सबक था जो गिवारू का जूनियर था। उसने प्रेसिडेंट को लाइव वीडियो दिखाया जिसमें गिवारू प्रेसिडेंट के घर के सामने खड़ा था, जिसके बाद उसने घर के हर कॉर्नर प्रेसिडेंट की वाइफ और किड्स को दिखाया, जिसे देखकर प्रेसिडेंट के पसीने छूट गए और बॉडीगार्ड्स को पहले ही नॉकआउट किया जा चुका था। गिवारू ने प्रेसिडेंट को याद दिलाया कि अगर उसने उसके होम टाउन को टच किया तो प्रेसिडेंट को अपनी फैमिली की लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। जिसके बाद गिवारू प्रिजन में आ गया मिस्टर ओलिवर से फाइट करने के लिए, बिल्कुल बाकी की तरह। जिसके बाद ओल्ड मैन एडमायर करता है एक बॉडी को जो अजय है, इवन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट। वो बाकी के फादर के बारे में बात कर रहा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट सीक्रेटली 3 लोगों को मॉनिटर कर रही होती है, यूजीरो, ओलिवर और फाइनली गिवारू को। इन तीनों को सैटेलाइट से ट्रैक किया जा रहा होता है और अगर टारगेट 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा फास्ट मूव करता है तो दूसरे सैटेलाइट्स को इमरजेंसी इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि वो तीनों डिपोजिशन कर सकें। जब ओल्ड मैन और बाकी प्राइवेट बात कर रहे होते हैं, एक गार्ड आता है और पूछता है कि वो प्राइवेटली क्या बातें कर रहे हैं। ओल्ड मैन एक्सप्लेन कर ही रहा होता है तभी वार्डन उसके फिंगर नेल्स को तोड़ देता है और जब वो उसके दांतों को तोड़ने वाला होता है, बाकी उसकी हेड को किक करके गिरा देता है और कह रहा है अगर तुम ओल्ड मैन को टॉर्चर करोगे तो उसके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी। ये सुनते ही गुस्से में भरा वार्डन बाकी को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन बाकी एक ही किक में उसे हॉलवे में गिरा देता है। वार्डन फिर से बाकी पर अटैक करता है अपनी आयरन रोड के साथ, लेकिन बाकी उसके नेक पे किक मारता है जिससे वो स्लिप होके नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाकी तुरंत वार्डन को पकड़ने के लिए दौड़ता है, चाहे उसकी उंगलियों से खून ही क्यों ना बह रहा हो। इसी पॉइंट पर गिवारू बाकी को कहता है कि इग्नोर करो, वार्डन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी अब भी उसे पकड़ लेता है और वापस ऊपर खींच लेता है। इस इंसिडेंट के बाद वार्डन की नजर में बाकी के लिए नजरिया बदल जाता है। अगले दिन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पाइलिंग डे होता है और बाकी की एक्सेप्शनल फिजिक के साथ वो सबसे आगे होता है। लंच ब्रेक के टाइम बाकी माइकल के साथ बैठता है और उसके साथ बातें करता है। माइकल कहता है कि जेल से रिलीज होने के बाद वो प्रोफेशनल हैवीवेट में वापस आएगा और चैंपियनशिप जीत के सबको अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वार्डन चीफ किसी से रिश्वत एक्सेप्ट कर रहा होता है और माइकल को प्रोफेशनल फाइटिंग से रोकने का प्लान बना रहा होता है। वार्डन को डर है कि स्ट्रॉन्ग प्रिजनर्स उनकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन चीफ कहता है कि उसने 3 स्पेशल सोल्जर्स प्रिपेयर किए हैं। उन्हें परफेक्ट ट्रायो के नाम से जाना जाता है। जब ये साथ मिलकर फाइट करते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन एकदम टीथ, लिप्स और टंग की तरह होती है। ये ट्रायो प्रिजन में आते हैं और माइकल को बाहर बात करने के लिए बुलाते हैं। माइकल को देखकर वो सोचते हैं कि ये बस 3.2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एक एवरेज पर्सन से जो ट्रेन नहीं करता और इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ट्रायो तीनों कॉर्नर से मूव करते हैं और माइकल पे अटैक स्टार्ट करते हैं। माइकल उनमें से एक को चेस करता है, लेकिन इससे उसकी सहन शक्ति और कंज्यूम होती है और वो लगातार उनके अटैक्स का शिकार बनता रहता है। माइकल को समझ आ जाता है कि वो ट्रायो के अगेंस्ट मैच नहीं कर सकता, इसलिए वो कॉर्नर में रन करता है ताकि पीछे से हमला ना हो और उनके हमले को सीमित किया जा सके। लेकिन जब माइकल फाइटिंग स्टांस लेता है वो तीनों भी बॉक्सिंग स्टाइल में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो माइकल को डरा देता है। वो माइकल पे एक साथ अटैक करते हैं और उसे बैडली पंच करते हैं, चाहे वो कितना भी फास्ट हो। वो एक पंच को डॉज कर सकता है लेकिन 3 को एक साथ नहीं। फिर उनमें से एक माइकल को पकड़ लेता है और बाकी
बाकी दो उसे मारने लेते हैं जब तक माइकल बेहोश नहीं हो जाता। अब वो अपना टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट काम है उसके आर्म्स के टेंडन्स कट करना ताकि माइकल दोबारा रिंग में वापसी ना कर सके। तभी एक डार्ट उन पे आगे गिरता है और गिबारू एक डार्क कॉर्नर से रोल आउट होता हुआ आता है। वो आसमान की तरफ देखता है और अपने पायरेट डेज याद करता है। उसका ऑरा ट्रायो को डरा देता है लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करते और गिबारू से फाइट के लिए फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसके बाद उनमें से एक पंच के साथ रश करता है और गिबारू उस पे पेशाब कर देता है और साथ ही अपने आसपास एक सर्कल बना लेता है। ट्रायो गुस्से में उसके फेस पे किक्स मारते हैं जब तक वो कुछ बोल नहीं सकता। वो सोचते हैं कि मिस्टर सेकंड बस यही है, लेकिन अचानक गिबारू हवा के साथ खड़ा हो जाता है जो उसके फाइटिंग इंस्पिरेशन को ट्रिगर करता है। वो सॉइल का यूज करके अपना सिंबल ड्रॉ करता है और मसल्स फ्लैक्स करता है फाइट के लिए। ट्रायो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं और फॉर्मेशन बनाते हैं इनविंसिबल वन, एक गाय ऊपर दो नीचे, और गिबारू को एक रियल प्रिजन की तरह सराउंड कर लेते हैं। लेकिन गिबारू उससे नहीं डरता। नीचे के दोनों गाइस अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं और गिबारू अचानक घूम के एक को पंच मार देता है जो सीधा ऊपर वाले के पास जाके गिरता है और दोनों ग्राउंड पे गिर जाते हैं। ये देख के तीसरा आदमी डर के भाग जाता है और ऊपर वाला भी ये देख के घबरा के नीचे गिर जाता है। किस्मत से आज गिबारू अच्छे मूड में है और तीनों को माफ कर देता है। माइकल आके गिबारू को थैंक्स कहता है और गिबारू स्माइल करके कहता है हम रूममेट्स हैं, हेल्प करना तो नेचुरल है। और जब माइकल रूम में वापस आता है वो दोबारा गिबारू को थैंक्स कहता है, लेकिन बाकी गिबारू से उसके चैलेंज के बारे में बात करना चाहता है। तभी डोर के बाहर एक शैडो दिखाई देती है जो होती है ओलिवर की। ओलिवर लोहे का दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और मिस्टर सेकंड से बात करना चाहता है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर तक चैट करते हैं और उनका फाइटिंग के लिए प्यार काफी सिमिलर है, लेकिन ओलिवर अपनी वाइफ के लिए फाइट करता है जो मिस्टर सेकंड को सरप्राइज करता है। बाकी खड़ा होता है और कहता है कि इनके पास एक बचकानी लड़ाई वाली मानसिकता है, एक इंसान जो किसी भी चीज के लिए फाइट करता है और दूसरा अपनी वाइफ के लिए फाइट करता है, लेकिन इन दोनों के पास एक भी ऐसे थॉट नहीं है जो उन्हें प्रूव करे कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। उसके पहले कि बाकी अपनी बात कंप्लीट करे दोनों उसके फेस पे हिट कर देते हैं। इस पॉइंट पे ओलिवर अपने वाइफ के होम टाउन से लाया हुआ टॉवल निकालता है जिसे वो स्मेल करता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन जैसे ही ओलिवर वो टॉवल दिखाता है गिबारू उस पे थूक देता है जो ओलिवर को गुस्से से चिल्लाने और टॉवल को धोने के लिए भागने पर मजबूर कर देता है। ये स्टोरी सुनने के बाद गिबारू को पता चलता है कि ओलिवर अपनी वाइफ के साथ इस प्रिजन में रह रहा है और ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत डीपली प्यार करता है। जिसके बाद ओलिवर एक एलिगेंट फॉर्मल क्लोथ पहन के अपनी डियर वाइफ से मिलने जाता है। हाँ, ओलिवर लड़कियों के लिए एक आइडियल हस्बैंड है। दूसरी तरफ गिबारू अगले दिन के मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वो अपने लॉकर रूम को ओपन करता है और अपने जूनियर से कहता है कि लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ये पोर्ट मुझे देना क्योंकि इसमें विंड और थंडर है। ओलिवर को कॉन्स्टेंटली उसकी वाइफ की तरफ से डांट मिल रही होती है क्योंकि वो उससे खुश नहीं है, लेकिन ओलिवर अभी वहीं खड़ा है फूल लेकर माफी मांगता हुआ। सिर्फ अपनी वाइफ से एक लव वर्ड सुनने के बाद ओलिवर लॉटरी जीतने जैसा खुश हो जाता है। लड़ाई स्टार्ट होने से पहले गिबारू अपने पोर्ट के बारे में बताता है जहाँ एक लड़का जो स्टॉर्म के सामने रात भर खड़ा रहा अपने पोर्ट को ऊपर उठाए अपने एम्बिशंस को पकड़ने के लिए। इस पोर्ट में उस आइसलैंड के लोगों का करेज है और उस लड़के ने ये पोर्ट मुझे दिया है जिसे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। सुबह सारे प्रिजनर्स इकट्ठे होते हैं मिस्टर सेकंड और ओलिवर के मैच को देखने के लिए। गिबारू चीयर्स के बीच से आता है और ओलिवर एक बड़े बेड को कैरी करता है और उस बेड पे उसकी वाइफ मारिया होती है। मारिया का बॉडी फैट इतना ज्यादा होता है कि वर्ड फैट भी उसे डिस्क्राइब करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन ये वो वाइफ है जिसे ओलिवर सबसे ज्यादा प्यार करता है। मारिया सोचती है कि सब लोग उसकी बॉडी पे हंसेंगे, लेकिन ओलिवर के डर की वजह से कोई भी प्रिजनर उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। ओलिवर फिर अपने सूट से बाहर निकलता है और उसका सूट वहीं खड़ा रहता है। गिबारू अपना पोर्ट ओपन करता है और वो विंड और स्टॉर्म को फील करता है। उसके अंदर का करेज जाग जाता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं गेम खेलने का। दोनों एक कपड़े के एंड को पकड़ेंगे और फाइट करेंगे। जो पहले कपड़े को छोड़ेगा वो हारेगा। गिबारू को पता है कि ओलिवर की फिंगर स्ट्रेंथ जबरदस्त है, जो कॉइंस को फोल्ड कर सकता है, बियर कैंस को क्रश कर सकता है और रेल के किलो को मोड़ सकता है। मैच स्टार्ट होता है। जैसे ओलिवर टॉवल को पकड़ता है गिबारू उसके चिन और फेस पे हार्ड पंच मारता है जो ओलिवर को पीछे झुका देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ओलिवर अभी भी टॉवल को टाइटली पकड़े रहता है जबकि गिबारू दोनों हाथों से टॉवल पकड़े रहता है। ओलिवर सरकास्टिकली पूछता है क्या तुमने होल्ड करने का तरीका बदल लिया है? ओलिवर हंसता है और तौलिए को अपनी छोटी उंगली से पकड़ता है। गिबारू फिर ओलिवर को पुश करता है, लेकिन ओलिवर सेफली लैंड करता है और अब हाथ में उसके टॉवल 5 फिंगर से होल्ड होता है। गिबारू ओलिवर पे अटैक करता रहता है। उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन ओलिवर कहता है कि उसे टॉवल पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। गिबारू देखता है कि ओलिवर बस टॉवल को अपनी हथेली से पकड़े हुए है। गिबारू भी सेम करता
है और अब दोनों हथेली पे रख के फाइट करना शुरू कर देते हैं। गिवारो वाइल्ड पंचेस मारता है लेकिन ओलिवर इजीली गिवारो को पकड़ के ग्राउंड पे पिन कर देता है इनक्रेडिबल फोर्स के साथ। तभी हवा तेज हो जाती है और दोनों टावर को उड़ने से बचने के लिए कोऑपरेट करने लगते हैं। इसी वक्त बाकी बेड में मारिया के साथ होता है जो ओलिवर को गुस्से से चिल्लाने में मजबूर कर देता है। मारिया कहती है कि इसके लिए ये मजाक हो रहा है, मुझे तो ये मैच बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। गिवारो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और ओलिवर के फेस पे हार्ड किक मारता है, उसके ईयरडम को स्मैश करता है। वो ओलिवर के कान के पर्दे को अपने बालों से फाड़ने ही वाला होता है लेकिन ओलिवर उसका आर्म पकड़ लेता है और एक ही हिट में गिवारो को बॉल पे फेंक देता है। जिसके बाद ओलिवर बाकी को थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वाइफ अब बेटर फील कर रही है। सबको लगता है कि मैच खत्म हो गया लेकिन गिवारो नेशनल एंथम गाने लगता है और फिर से उठता है। वो मिट्टी से अपने फेस पे सिंबल्स ड्रॉ करता है और लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। गिवारो धीरे धीरे ओलिवर की डायरेक्शन में चलता है और सडनली फॉरवर्ड लंच करके ओलिवर को किक मार देता है लेकिन ओलिवर बिना हिले वापस खड़ा हो जाता है। जिसके बाद गिवारो एक हुक पंच मारता है और ओलिवर उसका हेड पकड़ के ग्राउंड पे हिट कर देता है। इसी वक्त सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट से आउट हो जाते हैं। ये सैटेलाइट्स यूजीरो को ढूंढ रहे होते हैं जो प्रेसिडेंट के साथ एस्कॉर्ट व्हीकल में ऑफिस जा रहा होता है। अराइवल के बाद प्रेसिडेंट यूजीरो को लेसन से इंट्रोड्यूस करता है। प्रेसिडेंट लेसन से पूछता है अगर यूजीरो मुझ पर अटैक करे तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे। यूजीरो को लगता है कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जो उसे गुस्सा दिला देता है और अब वो प्रेसिडेंट को मार देना चाहता है लेकिन लेसन तुरंत प्रेसिडेंट को बाहर फेंक देता है उसकी खुद की सेफ्टी के लिए। लेकिन यूजीरो एक स्टेप फास्टर होता है, जंप करके वो प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है और लेसन के कैलकुलेशन को अप्रिशिएट भी करता है। वो लेसन के मास्टर से मिलना चाहता है। बाद हम देखते हैं कि गिवारो ग्राउंड पे गिरा होता है लेकिन उसके दिमाग में अपने लोगों के सफर का सीन आता है जो उसे गिरने नहीं देता। वो बार बार खड़ा होता रहता है अपने स्लोगन के साथ, अ ब्यूटीफुल डे टू डाई। गिवारो सबकॉन्शियस वे में ओलिवर के पास आता है और उसके सारे मसल स्टिफ हो जाते हैं। ये इस बात का सिग्नल होता है कि उनका मैच एंड के करीब है। गिवारो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ अपने मसल स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि एब्सोल्यूट ह्यूमन स्किल्स का यूज करेगा। इसके लिए उसे एक आधार की जरूरत है और ग्राउंड उसके लिए एक परफेक्ट आधार है जहां गिवारो ग्राउंड का यूज करके ओलिवर की मस्कुलर बॉडी के अगेंस्ट फाइट करना चाहता है। एंड में गिवारो सबके चीयर्स के बीच जीत जाता है। इस पॉइंट पे प्रेसिडेंट भी आता है और उसके किए गए अपने गलत कामों के लिए घुटने टेक के माफी मांगता है। यूजीरो भी गिवारो को विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेट करने आता है। सब खुशी से हंसते हैं और बातें करते हैं लेकिन गिवारो को लगता है कि ये सपना है। हाँ, ये सपना ही होता है और असली दुनिया में गिवारो ओलिवर के पंचेस से गिर चुका होता है और वो मैच हार जाता है। ओलिवर ऑर्डर करता है कि गिवारो को केयरफुली अस्पताल ले जाया जाए क्योंकि वो एक वॉरियर है। ओलिवर फिर बाकी के पास जाता और कहता है तुमने हार इसलिए खाई क्योंकि तुमने अपने मसल्स पे भरोसा नहीं किया। फिर ओलिवर कहता है सुपीरियर स्किल्स भी शेयर स्ट्रेंथ के आगे हार मान गए। वो ये भी कहता है कि उसका अपना बॉडी स्ट्रगल कर रहा है अपने मसल्स को भागने से रोकने के लिए। अगर वो उसके शरीर से निकलकर फट गए तो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर ओलिवर बाकी की बैक पे मारता है और वो उड़ने लग जाता है। जिसके बाद ओलिवर अपनी वाइफ को लेकर अंदर चला जाता है और वो जाते जाते अपनी विक्ट्री के बारे में बड़बड़ा रहा होता है। अगली सुबह गिवारो को कुछ भी पता नहीं चलता। उसने ओलिवर और मारिया के लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें उसकी कंट्री के पैसे होते हैं। गिवारो सुरंग के रास्ते भाग जाता है जो झाड़ू कोठरी के नीचे बना होता है। जिसके बाद ओलिवर को एक बैंड नोट देता है जिसमें वो चाहता है कि ओलिवर उसके कंट्री विजिट करे। साउथ अमेरिका के आइसलैंड के साइड पे गिवारो अपने होम टाउन वापस आता और सबको बताता है कि वो अमेरिका गया तो ओलिवर से लड़ने के लिए लेकिन वो फेल हो गया। फिर भी उनके लोग खुशी से बातें करते हैं फ्रेंड्स की तरह, जैसे प्रेसिडेंट सिविलियन से कभी भी बात नहीं करता। नेक्स्ट डे यूजुअल रोल कॉल के लिए सब इकट्ठे होते हैं लेकिन इस बार बाकी गार्ड्स को नॉकडाउन कर देता और आराम से चलने लग जाता है। वो मिस्टर सेकंड बनने के लिए ओलिवर पर वॉर डिक्लेयर करना चाहता है। बाकी जंप करता है, बुलेट्स को डॉज करता है और क्विकली मेन डोर से बाहर निकल जाता है लेकिन बाहर आते ही वो वार्डन चीफ और उसके स्नाइपर टीम से घिर जाता है। बाकी फिर भी कॉन्फिडेंट है कि वो बाहर निकल सकता है और चीफ भी कॉन्फिडेंट है कि बाकी नहीं निकल पाएगा। चीफ अपने बंदों को बाकी को सराउंड करने के लिए कहता है। तभी उसके सन ग्लासेस ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि बाकी ने उन्हें अप्रोच करते टाइम ब्रेक कर दिया था। हैरान चीफ को बाकी ये भी दिखाता है कि गनमैन के बटन उनके चेस्ट पे हैं जो उनकी सबसे कमजोर जगह है। ये प्रूफ है कि बाकी ने सब गनमैन को हरा दिया है। बाकी कॉन्फिडेंटली कहता है कि अगर गनमैन अभी मेरे कंट्रोल सेंटर को हिट नहीं करते तो मैं फाइट कंटिन्यू रख सकता हूँ जब तक मेरा दिल रुक ना जाए, जहाँ अब कम से कम 2 लोग तो मेरे साथ मरेंगे। ये सुनकर गनमैन डर जाते हैं और अब वो खुद बंधक बन जाते हैं, ना कि खुद बाकी। जिसके बाद बाकी चीफ को ऑर्डर करता है कि तुम अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखो और मुझे गेट के बाहर ले चलो। जब सबके सब गेट के थ्रू एग्जिट करते हैं गेम ओवर हो जाता है। बाकी उन्हें अपने हाथ लो करने देता और वापस प्रिजन के अंदर चला जाता है। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो प्रिजन में अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ करना चाहता था। इसी वक्त ओलिवर मोटरसाइकिल पे अपनी वॉक के लिए जा रहा होता और ये सीन देख लेता है। ओलिवर गुस्से से भर जाता
आता है और बाकी को कन्फ्रंट करता है। दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट होता है जो ओलिवर को और भी ज्यादा गुस्से से भर देता है, लेकिन वो अपना गुस्सा अंदर ही रखता है और ओलिवर बाकी को जाने देता और कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो स्ट्रीट पे वॉक के मूड में नहीं रहता और मोटरसाइकिल को फेंक देता है। नेक्स्ट डे ओलिवर एक सूट पहन के अपनी वाइफ को मिलने जाता है, लेकिन आज वो यूजुअल से ज्यादा सैड होता है क्योंकि उसे याद आता है कि मारिया कभी सिटी की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की थी, लेकिन बीमारी और बहुत सारी मेडिसिन के बाद उसका बॉडी ऐसा हो गया। मारिया कहती है कि वो अपने लिमिट के करीब है, जो ओलिवर को रुला देता है। अगले दिन ओलिवर बाकी की जगह पे जाता है अपकमिंग मैच के बारे में बात करने के लिए, लेकिन बाकी खड़ा होता है और ओलिवर के फेस पे किक मार देता है उसके बोलने से पहले ही। ओलिवर शॉक होता है, लेकिन वो बाकी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ओलिवर दोबारा रश करता है, लेकिन ओलिवर के हिट से वो दूसरे रूम में जाके गिर जाता है। अब 2 वीक्स का वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैच अभी स्टार्ट होगा। बाकी अपने मसल्स का यूज करके अपने आर्म्स को स्क्वीज करता है जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। उसकी उंगलियां आसानी से सिकुड़ जाती हैं और वो ताले से बाहर निकल जाता है। वो रश करता है ओलिवर के स्टमक में पंच मारने के लिए, लेकिन ओलिवर उसका आर्म पकड़ लेता है और उसे अपने रूम तक खींच लेता है, जिससे दोनों साइड्स की दीवारें चूर चूर हो जाती हैं। ओलिवर फिर बाकी की लेग और आर्म को पकड़ता है और उसे टॉवल की तरह घुमाता है, उसे ऊपर उछालता है और दूसरे रूम में फेंक देता है। जब तक बाकी को होश आता, ओलिवर ने उसे डोर के अगेंस्ट फेंक दिया था और एक और पंच के साथ बाकी को बाहर गिरा दिया। बाकी ग्राउंड पे गिरता है और ओलिवर भी जंप करके नीचे आता है। बाकी तुरंत रश करता है ओलिवर के लेग पे किक मारने के लिए, लेकिन ओलिवर उसके लेग को पकड़ लेता है और बाकी के किक्स को इग्नोर कर देता है। ओलिवर फुल फोर्स से बाकी को ग्राउंड पे फेंकता है, जिससे वहाँ की कंक्रीट 30 सेंटीमीटर तक अंदर धंस जाती है। बाकी अब ऑलमोस्ट मोशनलेस है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका बॉडी रिलैक्स हो रहा हो, जैसे उस दिन जब उसने अपने फादर से फाइट की थी। इसी मोमेंट पे हानमा फैमिली ब्लड का बाकी के ब्रेन में इंक्रीज होता है। उसका बॉडी धीरे धीरे ग्राउंड के साथ मेल्ट और मर्ज होने लगता है और फिर अचानक बाकी का पूरा बॉडी ऊपर बाउंस हो जाता है। ये जंप नहीं था, ये उसके मसल्स थे जो उसकी बॉडी को ऊपर पुश कर रहे थे। बाकी ये मसल्स पे डीमन शेप्ड ट्रेसेस स्टिल विजिबल होते हैं जो वहाँ के गार्ड्स को शॉक कर देते हैं। ओलिवर के सामने अब वो बाकी है जो फुली अवेकन्ड हानमा ब्लड में है। ओलिवर दोबारा चार्ज करने ही वाला होता है, लेकिन वो अचानक गिर जाता है और सब शॉक्ड रह जाते हैं। जब कैमरे से चेक किया गया तो उन्हें पता चला कि बाकी ने इतना फास्ट हिट किया था कि ओलिवर सीधा ग्राउंड पे गिर गया। ओलिवर खड़ा होता है और एक्सप्लेन करता है कि ब्रेन को ऑर्गन्स को सिग्नल भेजने में 0.5 सेकंड लगते हैं और बाकी ने उसी टाइम को सीज करके एक्शन ले लिया। लेकिन ओलिवर कहता है कि उसे इस एडवांटेज की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास और भी ज्यादा पावरफुल वेपन है। ओलिवर अपने हाथों को वेव करता है और बाकी के सामने एक शॉकिंग सीन होता है। ओलिवर मसल बॉल के फॉर्म में हो जाता है। बाकी आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो सडनली अपने आप पीछे हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि ओलिवर के पास परफेक्ट मसल कंट्रोल है जो उसके सारे मसल्स को इनवल्नरेबल बना देता है। बाकी तुरंत समझ जाता है ये एक डिफेंसिव पोस्चर है। ओलिवर का मसल मास इतना ज्यादा है कि वो डैमेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बाकी के पंचेस ओलिवर को हर्ट नहीं कर पाते, बल्कि ओलिवर बाकी को खींच के अपनी बॉडी में दबा लेता है और फिर उसे बाहर फेंक देता है। बाकी ग्राउंड पे गिरता है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने ओलिवर का वीक पॉइंट फाइंड कर लिया है। ओलिवर गुस्से में बाकी को अटैक करने आता है और मसल बॉल का यूज करने की सोचता है, लेकिन इस बार बाकी अपना हाथ ओलिवर की नाक में घुसा देता है जो ओलिवर को दर्द देने लगता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। अब बाकी और ओलिवर फेस टू फेस चैलेंज करते हैं एक दूसरे को रियल मैन की तरह। माइकल वहाँ आता है और बाकी को सजेस्ट करता है फाइट गिव अप करने के लिए क्योंकि ओलिवर के वेट क्लास के अगेंस्ट उसके चांसेस लो हैं, लेकिन बाकी नहीं मानता और ओलिवर के अगेंस्ट फुल माइट के साथ फाइट कंटिन्यू रखता है। दोनों एक दूसरे के फेस पे हैवी पंचेस मारते हैं और मारिया को फील होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। बाकी और ओलिवर एक दूसरे को कंटिन्यूअस पंचेस मारते हैं और वल्चर्स भी वहाँ वेट कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते और हैवी पंचेस एक दूसरे के फेस पे मारते रहते हैं। ये कभी ना सोचने वाला सीन बन जाता है। बाकी ऑलमोस्ट क्रेजी हो जाता है और ओलिवर को कॉर्नर में पुश कर देता है। बाकी ओलिवर के हेड पे स्मैश करता है और फाइनल पंच डायरेक्ट उसके फेस में मार के प्रिजन की वॉल तोड़ देता है। ओलिवर बेहोश हो जाता है। जब ओलिवर को होश आता है, मारिया भी वहाँ आती है और पूछती है क्या वो हार गया, लेकिन वो अपने हस्बैंड से डिसअपॉइंट नहीं होती। वो कहती है कि वो थक चुका है और ओलिवर को उसे घर ले चलने को कहती है। उसके बाद ओलिवर ऑफिशियली अनाउंस करता है कि वो बाकी से हार चुका है और अब वो यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। लेकिन ओलिवर को ये पसंद नहीं आता और वो चीफ को ऑर्डर करता है कि बाकी को आज ही रिलीज करो क्योंकि ओलिवर स्टिल स्ट्रॉन्गेस्ट रहना चाहता है। जिसके बाद बाकी एक बाइसाइकिल और कुछ फूड लेता है और एयरपोर्ट की तरफ जाता है एक एस्कॉर्ट प्लेन के साथ। बाकी के ओलिवर को डिफीट करने की स्टोरी यूजीरो के कान तक पहुंच जाती है। यूजीरो कैप्टन स्ट्राइडम के साथ म्यूजियम ऑफ प्री हिस्टोरिक बीस्ट का दौरा कर रहा होता है। वो किसी चीज को ध्यान से देख रहा होता है और उसके फेस पे एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड स्माइल आती है।